हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि शाम को 5 बजे हम एक प्रैक्टिस सेट जो है वो रिवाइज कर रहे हैं, तो फटाफट से देखेंगे हम 10 प्रश्न इस क्लास में हम देखते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर के, जो कि पूरी तरह से आपकी इंग्लिश का जो भी बेसिक होता है उस पर डिपेंड करते हैं, उस पर बेस्ड होते हैं। और अगर आप ये क्लास लेते हैं तो क्लास के दौरान ही आपको ग्रामर की छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देती रहती हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। ग्रामर के हर टॉपिक से यहाँ पे प्रश्न अवेलेबल हैं। पहला आज का जो क्वेश्चन है वो है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अगर ये ऐसा आता है कि नियरेस्ट मीनिंग, बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग, तो मतलब सीधा सा है कि सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द पूछा गया है। तो किस शब्द का पूछा गया है? इक्लेक्टिक। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड इक्लेक्टिक। चलिए आपकी इतनी हेल्प मैं करती हूँ कि इसका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। इसका अर्थ होता है चयनशील। ठीक है, उदार भी होता है पर चयनशील भी होता है, दो सेंस में यूज किया जाता है। तो क्या कौन से इनमें ऑप्शन में से शब्द है जिससे मिलते जुलते दिखाई पड़ रहे हैं? इसका अर्थ लगभग लगभग मिलता जुलता दिखाई पड़ रहा है। पर्टिकुलर, इलेक्ट्रिक, सेलेक्टिव, डाइवर्स। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सेलेक्टिव। चूंकि सेलेक्टिव का भी जो अर्थ होता है वो होता है चयनात्मक, ठीक है, चुनिंदा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चयन की बात हो रही है, तो दोनों के अर्थ मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आर्टिकुलेट, इसका आपको विलोम शब्द बताना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है, अपोजिट वर्ड है ना। तो फटाफट से देख लीजिए। अनक्लियर, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, देख लीजिए। देखिए, अगर आपको मीनिंग आती है किसी भी वर्ड की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आती है तो इस तरह के प्रश्न, क्योंकि बहुत सारे वर्ड हैं, अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं रहा है तो उतना नहीं पॉसिबल हो पाता है कि इतने टफ टफ वर्ड्स की भी आप याद करें प्रॉपर, क्योंकि कितने याद करेंगे, क्या ही पता एग्जाम में क्या आ जाए। तो भी अपना एक थोड़ा सा हिंट मैं आपको बताऊंगी, क्या ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका आंसर सही होगा। किसी वीडियो में कभी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो ही बना दूंगी, और वीडियो आपको मिले इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चलिए देख लेंगे सही आंसर इसका क्या हो जाता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनक्लियर। समझेंगे कैसे? तो आर्टिकुलेट का अर्थ होता है स्पष्ट बोलने वाला, यानी स्पष्ट, है ना। तो अनक्लियर का अर्थ होता है अस्पष्ट। तो दोनों आपस में विलोम शब्द हो गए। चलिए बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सिम्बली लिखा हुआ है, ये बताना है इन सारे सेंटेंस में कौन सा एग्जाम्पल है सिम्बली का। जो एक हिंदी व्याकरण में आप अलंकार पढ़ते हैं, वही चीज इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहलाती है ना, इंग्लिश के ग्रामर में। तो सिम्बली एक प्रकार की फिगर ऑफ स्पीच ही है, यानी एक प्रकार का अलंकार है। जैसे हिंदी व्याकरण में एक प्रश्न आते हैं कि वाक्य दिए होते हैं, आपको बताना होता है इनमें से कौन किस में ये अलंकार है, या फिर इनमें कौन सा अलंकार है। बिल्कुल वही प्रश्न इंग्लिश में है, समझ लीजिए, ठीक है। फटाफट से देखेंगे यहाँ पे। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, लाइफ इज अ ड्रीम एंड एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, अ लाई हैज नो लेग्स। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्यों? तो देखिए, सिंपली एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका अर्थ होता है उपमा देना, जिसको आप हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं, वही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस ऑप्शन में जो हमारा एक सेंटेंस दिया है, इसमें भटकने, वेंडर की बात हुई है, भटकने की बात हुई है, और भटकने को किसकी उपमा दिखी? क्लाउड की। ठीक है, जैसे वो आप पढ़ते हैं ना, उसमें सा लगा है, इसके इस सा उस सा, तो वैसे इसमें भी एज का प्रयोग होता है। तो आप जान लीजिए, जहाँ एज का प्रयोग होगा वहाँ एज लगा के उपमा दी जाएगी, वहाँ सिमली होगा। इसका अर्थ हो जाता है आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, यानी कि मैं बादल सा आवारा फिरता रहा, भटकता रहा, ठीक है, या बादल सा अकेला भटकता रहा। तो किस किस कैसे किसकी तरह भटकता रहा? बादल सा। तो यहाँ पे सिम्बली हो जाएगा इस वाक्य में। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच्ड पेयर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं जो कि सिंगुलर प्लूरल के मैच हैं। इनमें से कोई एक इनकरेक्ट यानी कि गलत है।
देखेंगे कौन सा गलत है। सिंगुलर प्लूरल के भी कुछ रूल्स होते हैं, उनको बनाने के रूल्स होते हैं, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया भी हुआ है। जो लोग इस चैनल पे न्यू है, एक बार इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेंगे। थ्योरी पढ़ना होगा तो इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट देखिएगा, वो आपके काम आएगी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे ड्वार्फ, थीव का थीव्स, ये रूल आपको पता है, सिंपल एस लग जाएगा तो प्लूरल बन गया। अगर लास्ट में एफ है तो एफ हट जाता है, वीईएस लग जाता है, ये भी रूल बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, एफ ही है तो एफ हट जाएगा, वीईएस लग जाएगा, ये भी रूल सही है। अब यहाँ पे स्वाइन की बात करते हैं। स्वाइन का अर्थ होता है सुअर, ठीक है। तो और स्वाइन्स का अर्थ हो जाता है, अगर हम इसमें सिर्फ एस बस लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है पशुवत आचरण करने वाला मनुष्य, यानी कि अर्थ ही बदल जा रहा है। ये एक पशु है जबकि ये मनुष्य के लिए यूज हो रहा है। तो सिर्फ एस लगा देने से इसका प्लूरल नहीं बन सकता, तो ये जो है मैच बिल्कुल गलत है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, हैव यू ब्लैंक योर पेन। अच्छा प्रश्न है, देखिए। अब इनमें से बस आप सबको लगाते हुए देखिए क्या आना चाहिए। हैव यू फाइंड योर पेन, हैव यू फाउंड योर पेन, हैव यू फाइंड्स योर पेन और हैव यू फाइंडेड योर पेन। तो चलिए देख लेंगे सही आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों? देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, हैव लगी है। आप टेंस जब ये पढ़ेंगे ना तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ये सारा चीज़ें आप टेंस मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब याद कर लीजिए, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की है और उसके साथ कौन से वर्ब की फॉर्म लगती है, तो आप 50% तो ग्रामर पे आपका अधिकार हो चुका है ना। हैव जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये आएगा, और फाइंडेड तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ ही दीजिए आप। एवरीवन वॉज ग्रेटली एश्योर्ड ब्लैंक रोशनीज ऑकवर्ड बिहेवियर ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी। प्रीपोजिशन फिल करना है कि क्या आएगा यहाँ पे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि प्रीपोजिशन का प्रश्न एक ना एक प्रश्न आना ही आना होता है एग्जाम में। फटाफट से देख लीजिए। चलिए देख लेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफ। एवरीवन वाज ग्रेटली एश्योर्ड ऑफ रोशनीज ऑकवर्ड बिहेवियर ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी, यानी कि पूरे विवाह का जो कार्यक्रम था उसके दौरान रोशनी का जो बड़ा ही अजीब व्यवहार था, ठीक है। तो हर कोई जो है मतलब उसको कहीं ना कहीं नोटिस कर रहा था, देख रहा था, वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी समझ लो, ठीक है। मैटर वो करता है कि ऑफ क्यों लगेगा, तो एश्योर के साथ हमेशा ही ऑफ लगेगा। आपको रटना क्या है कि एश्योर जहाँ लगा है एश्योर ऑफ लगाना है आपको, उसके बाद प्रीपोजिशन, ठीक है। इसका अर्थ होता है निश्चित होना या निश्चित करना। सब हर किसी को निश्चित ही समझ में आ रही थी चीज़ें, हर कोई एश्योर्ड था कि रोशनी जो है ऐसा ही बिहेव करेगी या करती है, वगैरह वगैरह। रूल क्या याद कर लिया आपने, एश्योर के साथ ऑफ लगाना है, एश्योर ऑफ, एश्योर ऑफ, एश्योर ऑफ, ऐसे बोलिए 2-3 बार, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। रीअरेंज करना है आपको। देखिए पी है, क्यू है, आर है, 3 हिस्सों में सेंटेंस को बांटा है। एक हिस्सा जो यहाँ है वो फिक्स है, वो नहीं बदलेगा, वो ऊपर ही रहेगा। आपको क्रम लगाना है कि किस क्रम में हम अरेंज करेंगे तो ये एक सार्थक पूरा वाक्य बन के आएगा। क्लीनलीनेस इज अ ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वर्च्यू विच शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन एज अ ग्रेट। बहुत ही अच्छा है। आपको न हिंदी पे जाना है न कुछ करना है, आपको सिर्फ वही छोटी सी ट्रिक जो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताई थी वही लगा देना है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे ये फिक्स है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ये आखिर में आ सकता है, लेकिन
वर्च्यू विच शुड बी फॉलोड, फॉलोड के बाद हमेशा कुछ ना कुछ लगता है ना, जनरली फॉलोड के बाद बाई लगता है, हमेशा बाई ही लगता है। तो यानी ये आखिरी सेंटेंस तो नहीं हो सकता, इसके आगे कुछ बात कही जाए, ये अधूरा सा वाक्य है जिसका अर्थ भी अधूरा आ रहा है। अच्छा, एक हमें कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल गया कि फॉलोड के बाद बाई लगता है और बाई से तो ये वाला शुरू है ना, तो हमेशा हमारा जो आएगा क्रम वो कहीं ना कहीं क्यू के बाद ही आर आएगा, ठीक है। और ये देखिए आप, बाय एवरीवन एज अ ग्रेट, एज अ ग्रेट क्या, एज अ ग्रेट के बाद कुछ तो होगा, एज अ ग्रेट कुछ तो होनी चाहिए ना लास्ट में, एज उपमा दिया है, एज अ ग्रेट वॉट, ग्रेट कोई अपने आप में वर्ड नहीं है, महान क्या, जैसे महान आदमी, महान कर्म, महान सोच, कुछ तो आएगा महान के बाद, है ना, तो ये अंत में कभी आ ही नहीं सकता, तो आर वाला कभी अंत में आएगा नहीं, क्यू के बाद हमें आर ही लगाना है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि सब में क्यू लास्ट में है। बचता है ऑप्शन नंबर ए, ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। आप ऐसे इन क्वेश्चंस को कम समय में गेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या करना है, एरर फाइंड करना है, ठीक है, गलती है कहीं पर। द लेडी वॉज नॉक्ड डाउन बाई अ स्पीडिंग कार अपॉन क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग की स्पेलिंग उसमें आप आई एन जी ऐड कर लीजिए, आई ऐड है, एन जी ऐड कर लीजिएगा, भी टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ बताना है कि आपको क्या, कौन से वाक्य के हिस्से में, इसमें या इसमें या इसमें, कहाँ पे मिस्टेक है, किसमें आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक दिख रही है, फटाफट से देखेंगे। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरे वाले ऑप्शन में ही गलती है आपकी, ठीक है। अब अगर आपने ये नहीं गेस किया था तो आप सोच रहे होंगे क्यों गलत है, तो ये रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, द लेडी वॉज नॉक्ड डाउन बाई ए स्पीडिंग कार अपॉन क्रॉसिंग द रोड, कहना ये चाह रहा है कि लेडी जो है वो रोड क्रॉस कर, एक औरत थी वो रोड क्रॉस कर रही थी, तो एक बहुत स्पीड में कार आई और उसको ठोकर मार दी, ठीक है, वो गिर गई, है ना। तो लेडी जो है वो रोड क्रॉस कर रही थी, यानी कि लेडी के द्वारा जो काम हो रहा था वो कंटिन्यूअस था, कंटिन्यूअस सिचुएशन में था, है ना, निरंतर था। तो जब ऐसी सिचुएशन और निरंतरता की बात आती है कि कोई काम चल रहा है, उसके दौरान कोई काम हो रहा है, कुछ हुआ, तो उस जगह पे वाइल का प्रयोग होता है, अपॉन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ और सब ठीक है, पर यहाँ अपॉन की जगह वाइल होना चाहिए था। अच्छा, एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर दे रही हूँ, प्लीज़ आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जल्दी से 2 लाख कंप्लीट कर दीजिए। हम लोग की लर्निंग नीड परिवार जो है वो 2 लाख का तो हो ही जाए कम से कम, ठीक है। फाइंड आउट करेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अच्छा, मदर सेड लाई डाउन अर्जुन, ठीक है, मम्मी ने कहा अर्जुन लेट जाओ। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है कि मम्मी ने अर्जुन से कहा, लेटने के लिए कहा, या अर्जुन को कहा कि लेट जाओ, इस तरह से हम इनडायरेक्ट में बोलेंगे जब हिंदी में बोलेंगे तो। अब उसे इंग्लिश में कैसे लिखना है वो आप फटाफट से गेस करिए। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो द मदर आस्क्ड अर्जुन टू लाई डाउन। अच्छा, इस क्यों हो जाएगा इसको भी हम समझते हैं। तो जब डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे ये सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, बोला जा रहा है, कमांड दी जा रही है कि ऐसा कर लो, ठीक है ना, कहीं कहीं। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को टू से में हमेशा टू से हटाते हैं, तो टू लगना कंपल्सरी है, यहाँ पे टू लगना कंपल्सरी है, जबकि और किसी में देखिए इसमें बस टू लगा, इसमें बस टू लगा, तो ये 2 ही सही होंगी, पहला रूल, ठीक है। उसके बाद वाक्य का सेंस के अनुसार एडवाइस, ऑर्डर, आस्क, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे आस्क की बिल्कुल सही है, दोनों में सही है। अब गलती लास्ट वाले में क्या हो गया कि बी यूज़ हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका सीधा सीधा इम्परेटिव सेंटेंस है, तो आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं इसमें, सिर्फ टू लगा देना है, बाकी सब सेम आपको रखना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग टू अदर्स। अच्छा प्रश्न है। दूसरों की गलतियों के लिए सजा पाने वाले व्यक्ति, यानी बलि का बकरा जिसे कहते हैं, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं इंग्लिश में? जैसे किसी गलती किसी और की हो, लेकिन उसके लिए उसको सजा दिया गया हो या ब्लेम किया गया हो।
तो उसको जैसे मैंने बोला बलि का बकरा, तो बकरा आपको इस वर्ड में दिख ही रहा है गोट, स्कैप गोट कहते हैं, स्कैप गोट, हिंदी में बलि का बकरा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट कीजिए। बाकी हमारे ब्लॉग चैनल पे भी आप ज़रूर आइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।